देखिए, भारत के निकटतम देश की बात करेंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है। देश की सीमाएं, ठीक है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन के साथ, नेपाल के साथ, ठीक है, ध्यान रखें, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के साथ, पश्चिम में पाकिस्तान के साथ, पूरब में बांग्लादेश एवं म्यांमार के साथ, उत्तर पूरब में भूटान के साथ मिलती है। सीधा सीधा प्रश्न पूछाएगा, ठीक है, देश की सीमा, भारत देश की सीमा उत्तर में किन देशों के साथ लगती है, तो क्या बताएंगे? उत्तर में, नेपाल भी। बिल्कुल उत्तर में आपको मिलेगा चीन और नेपाल मिलेगा, ठीक है। बताइए दक्षिण में क्या है? दक्षिण में, दक्षिण में क्या है? दक्षिण में, दक्षिण में तो अरे दक्षिण में कुछ नहीं, हिंद महासागर है, ठीक है। क्या है? हिंद हिंद महासागर है महासागर। दक्षिण में, ठीक है, ध्यान में रखें। दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में हिंद हिंद महासागर। महासागर है, ठीक है। उत्तर पश्चिम में क्या मिलेगा? उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में बांग्लादेश। मिलेगा आपको अफगानिस्तान, नहीं, अफगानिस्तान मिलेगा, ठीक है। चलिए, पश्चिम में क्या मिलेगा? पश्चिम में, तो पश्चिम में आपको पाकिस्तान मिलेगा। पूरब में क्या मिलेगा? तो पूरब में बांग्लादेश मिलेगा एवं म्यांमार बांग्लादेश। मिलेगा। उत्तर पूरब में क्या मिलेगा? तो उत्तर पूरब में भूटान मिलेगा। पश्चिम में भूटान। पाकिस्तान तथा पूरब में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम तथा मानव निर्मित है। पाकिस्तान के साथ पश्चिम में जो सीमा लगती है और पूरब में जो बांग्लादेश के साथ सीमा जो लगेगी वो कृत्रिम है तथा मानव निर्मित है, ठीक है। ध्यान, कैसी है? कृत्रिम है, ठीक है, मानव निर्मित है, ठीक है। जबकि अन्य देशों के साथ, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमा कैसी है? प्राकृतिक है। कैसी है? प्राकृतिक। प्राकृतिक है, प्राकृतिक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब प्राकृतिक सीमा में क्या हो सकता है? प्राकृतिक सीमा में हो, मान लीजिए समुद्र हो सकता है, कोई नदी हो सकता है। प्राकृतिक सीमा की बात करेंगे तो कोई पर्वत पहाड़ी हो सकते हैं, ये सारे के सारे प्राकृतिक में आएंगे, ठीक है। एलओसी, एलओसी क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा बना दी है, तो मानव निर्मित है ना। रेड क्लिफ लाइन क्या है? मानव निर्मित है कि नहीं है? ठीक है। यस। भारत की भू सीमा की बात करेंगे तो कितना किलोमीटर है? भारत की भू सीमा कितना है देवी और सज्जनों, कितना है? 15,106.7। 15,106.7 किलोमीटर है। बहुत सुंदर, बेहतरीन बताया, ठीक है। और द्वीपों क्षेत्रों सहित, ठीक है, तट रेखा कितना है? क्या बताएंगे? 7,500। 75,516 कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर, ठीक 6 है। किलोमीटर। अब यहाँ पे देखेंगे पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई की बात करेंगे तो निम्न अनुसार है। साधना जी कहाँ भाग जाती है? क्लास में नहीं रहना है? हाँ। बांग्लादेश के साथ कितनी लंबाई, बांग्लादेश के साथ कितनी लंबाई है? 40-96। 40,96.7 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ कौन कौन राज्य सीमा बनाएगी? पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम मिजोरम। किसके साथ सीमा बनाएगी? तो बांग्लादेश के बांग्लादेश। साथ सीमा बनाएगी। चीन के साथ हमारा कितना बॉर्डर लगता है? चीन के साथ 3488। 3488 किलोमीटर चीन के साथ। चीन के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा बनाएगा? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और ठीक है, अरुणाचल लद्दाख, प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश किसके साथ? चीन के साथ सीमा लगाएगा, ठीक है। पाकिस्तान के साथ कितना सीमा लगा? पाकिस्तान के साथ लद्दाख, 3523 किलोमीटर। 36। पाकिस्तान के साथ कौन कौन राज्य सीमा लगाएगा? लद्दाख, लद्दाख, जम्मू जम्मू कश्मीर कश्मीर, और पंजाब, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, गुजरात। ठीक है। नेपाल के साथ हमारा सीमा कितना लगा? नेपाल के साथ 1751। 1751 किलोमीटर के सीमा नेपाल के साथ, ठीक है। कौन कौन सा राज्य सीमा बनाएगा नेपाल के साथ? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर बंगाल, प्रदेश, सिक्किम। बिहार, पश्चिम बंगाल और साथ में कौन? सिक्किम, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सिक्किम। चलिए आगे आते हैं, म्यांमार के साथ हमारा सीमा कितना लगेगा? 1663, 43। 1643, नॉट 63, ठीक है। कौन कौन राज्य लगेगा म्यांमार के साथ? अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम किसके साथ? म्यांमार के साथ सीमा लगाएगा। बहुत सुंदर, वेरी गुड। भूटान के साथ हमारा सीमा कितना लगेगा? 699। 699 किलोमीटर। कौन कौन सा राज्य लगाएगा भूटान के साथ सीमा? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ सीमा कितना लगेगा? 106। 100 किलोमीटर। 106 किलोमीटर, ठीक है। अफगानिस्तान, कौन सा राज्य अफगानिस्तान के साथ सीमा लगाएगी? लद्दाख। लद्दाख जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा लगाएगी। टोटल सीमा भारत की कितनी है? 15,106।
15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, चलिए भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ? बांग्लादेश, भारत की बांग्लादेश, सबसे छोटी, ठीक है, स्थलीय सीमा किसके साथ? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के साथ। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य से पश्चिम लगती है? बंगाल, भारत और बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा पश्चिम पश्चिम बंगाल बंगाल से। राज्य से, जबकि जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य में लगती है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल ठीक है, अगर प्रदेश, पूछेगा बांग्लादेश के साथ हमारी 496.7 किलोमीटर की सीमा जो लगती है, तो उसमें से सबसे लंबा सीमा किसके साथ लगता है? पश्चिम बंगाल राज्य के साथ। जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा की, सॉरी, भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश की लगती अरुणाचल है। प्रदेश, एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक देशों के सीमा को स्पर्श करने वाले केंद्र शासित प्रदेश की नाम। लद्दाख किसको किसको टच करेगी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, उत्तराखंड किसे किसे टच करेगी? चीन और नेपाल, नेपाल, पश्चिम बंगाल किसे किसे टच करेगी? पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। सिक्किम किसे किसे टच करेगी? सिक्किम। नेपाल, चीन, भूटान, नेपाल, चीन, भूटान, नेपाल, नेपाल, चीन, चीन, भूटान। भूटान, असम किसे किसे टच करेगी? असम। बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश, भूटान, बिल्कुल, बांग्लादेश, बांग्लादेश, भूटान, भूटान। अरुणाचल प्रदेश किसे किसे टच करेगी? अरुणाचल प्रदेश। चीन, म्यांमार, चीन, भूटान, म्यांमार, भूटान, चीन, म्यांमार, मिजोरम किसे किसे टच करेगी? मिजोरम। बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ मिजोरम टच करेगा। कैसा मैप दिया, ये तो कोई नहीं पढ़ बांग्लादेश पाएगा। और म्यांमार। ठीक है, आगे चलेंगे तो आप हमें ये बताओ, ठीक है, उत्तर में हिमालय तो दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। अगर पूछेगा भारत के उत्तर में प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करने वाला क्या है, तो उत्तर में हिमालय है। क्या है? उत्तर में हिमालय है। हिमालय, दक्षिण पूर्व में क्या है, तो दक्षिण पूर्व में क्या है, तो दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी बंगाल है। की खाड़ी, दक्षिण में क्या है? दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में क्या है, तो दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है, अरब ये सागर, सारे के सारे भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करती है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपी, जिसको बोलते हैं अध्यारोप, क्या लिखा? अध्यारोपी सीमा जो है उसको किस नाम से जानते हैं? इसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जिसे किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया। इसका रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया सिरिल था। उसी रेडक्लिफ, तरह चीन भारत से मैकमोहन रेखा के द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? क्या बताएंगे? 1914, किस साल में किया गया था? 1900, 1914 में किया था। किसने किया था? तो सर हेनरी सर 1914, हेनरी मैकमोहन ने किया मैकमोहन, था। किसने? सर सर हेनरी हेनरी मैकमोहन के मैकमोहन, द्वारा किया गया था। ठीक है, अफगानिस्तान भारत से डूरंड, ठीक है, अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा के द्वारा पृथक होता है। इस रेखा का निर्धारण, ठीक है, 1893 में ब्रिटिश कर्नल मार्टिमर डूरंड के अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। ठीक है, लूसेंट में लिखा होगा 1896, उसको सुधार लीजिएगा, 1893 ही है, लूसेंट में गलत लिखे हुआ है। ठीक है, चलिए, समुद्र पर भारत का सर्वाधिक निकटतम देश क्या है? कौन सा देश हमारा सबसे श्रीलंका, निकटतम है? पड़ोसी देश है, श्रीलंका, श्रीलंका है। ठीक है, ध्यान श्रीलंका, में, श्रीलंका है। पाक जलडमरू मध्य भारत और भारतीय मुख्य भाग को, ठीक है, किससे अलग करता है? श्रीलंका से अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य द्वारा कौन सा भाग, ठीक है, तमिलनाडु से श्रीलंका का पृथक हो जाता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य की बात करें, बंगाल की खाड़ी को किससे जोड़ देगा? तो मन्नार की खाड़ी से, मतलब क्या करेगा? जोड़ेगा। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 64 से 137 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। इसका इसका नामकरण किसके नाम पे किया गया था? इसका नामकरण तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर, जो कि 55 से लेकर 63 तक थे, जिनका नाम था रॉबर्ट पार्क। क्या नाम था? रॉबर्ट पार्क के नाम पे किया गया। किनके नाम पे? पाक जलडमरू मध्य। पाक स्टेट का नाम रॉबर्ट किनके नाम पे पार्क, रखा गया? रॉबर्ट पार्क के नाम पे रखा गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं भारत म्यांमार। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वतीय श्रेणियों को किसके नाम से जानते थे? अराकाना, अराकान योमा, नागा और पटकाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिए। क्या बनाती है? तो ये स्थलीय सीमा बनाती है। क्या बनाती है? स्थलीय सीमा, तो ये स्थलीय सीमा बनाती है। ठीक है, भारत को, ठीक है, किस नदी द्वारा, किससे अलग करती है? इरावदी ये नदी, भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में, ठीक है, तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है?
तो त्रिपुरा राज्य, ठीक है, उत्तर पश्चिम में दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? त्रिपुरा बांग्लादेश राज्य उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में किससे घिरा हुआ? तीन तरफ से बांग्लादेश से बांग्लादेश से घिरा बांग्लादेश। तो हुआ है। भारत से किधर से मिला हुआ है? तो भारत से ही पूरब में, ठीक है। अतः इसके तीन बांग्लादेश तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। अगर पूछे कौन सा राज्य अपने तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो क्या बताएंगे? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश बिल्कुल ठीक है। लद्दाख एवं सिक्किम के सभी बांग्लादेश। तीनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। लद्दाख एवं सिक्किम के सभी तीनों, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा, पश्चिम बंगाल की बात करें 2200, टोटल कितना है? 4096.7 है ना। 2216 इसमें से अगर यस सर अकेले 2216.7 कौन सीमा साझा करेगा? कौन सा राज्य करेगा पश्चिम बांग्लादेश के साथ? पश्चिम बंगाल असम कितना करेगा? असम, बांग्ला असम कितना करेगा? असम बांग्लादेश के साथ। 263 263 मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर, और मिजोरम 318 किलोमीटर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर, मिजोरम 2210 किलोमीटर, 509 510 किलो। ऐसे राज्य इनकी सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है, ठीक है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम का लगेगा, कितना लगेगा? तो 267 किलोमीटर 267 असम का सीमा किलोमीटर लगता है भूटान के साथ। और 263 भूटान के साथ हमारी टोटल सीमा की बात करें, कितना किलोमीटर है भूटान के साथ? भूटान के साथ कितना सीमा लगता है हमारा? हेलो। 5 हम्म? आवाज नहीं आ रही। हेलो। से 3 देश का लगता है, तीन छह देश सौ का लगता है निन्यानवे ना। किलोमीटर सीमा लगता है, वो तो ठीक है, तीन देश का 699 किलोमीटर, ठीक है। राज्य की सीमा स्पर्श करती है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश 270 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर, सिक्किम 32 किलोमीटर का सीमा भूटान के साथ लगती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम का, सबसे कम सीमा सिक्किम का मात्र 32 किलोमीटर भूटान के साथ लगती है। राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर की स्थलीय सीमा, जो लद्दाख के साथ सबसे ज्यादा 1597 किलोमीटर का सीमा भारत और मतलब चीन के बीच में लगेगा, जिसमें सर्वाधिक सीमा लद्दाख शेयर करेगा। हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर, उत्तराखंड 345 किलोमीटर, सिक्किम 220 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर का सीमा लगेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा, देवी और सजनों, अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए भारत का सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सीमा साझा करता है। कौन करता है? पश्चिम बंगाल। कितना? तो 2216.7 किलोमीटर। अब चलते हैं, ठीक है, अब चलते हैं अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये हो गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे 520 किलोमीटर, क्या है, और 270 किस मिजोरम के साथ, ऐसे जिनके साथ म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा किसका लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, ध्यान में किसका लगता है? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे इसके साथ चीन के साथ सर्वाधिक सीमा किसका लगेगा? तो कहाँ? लद्दाख का 1597 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आप बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, ठीक है, निम्नलिखित कथनों में विचार करेंगे। असम से लगा हुआ है, भूटान से लगा, बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? असम भूटान और बांग्लादेश से टच करता है सीमा, भूटान और बांग्लादेश से असम लगता है। असम पश्चिम भूटान बंगाल भूटान और लगता नेपाल है, के सीमाओं के लगता है। मिजोरम लगता है। बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा लगाता है। हाँ लगता है। तो क्या सही? 1 2 3 सही है, फिर 1 2 सही है, कौन सा सही है? तीनों तो सही है। सारे के सारे सही है, ठीक है, सारे के सारे अच्छा, क्या आपका स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मेघालय की, त्रिपुरा के, मिजोरम के, फिर मणिपुर मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के मणिपुर साथ नहीं लगती है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी लगेगी? तो पश्चिम बंगाल के लगे 2216.7 किलोमीटर की सीमा लगेगी, ठीक है। निम्नलिखित राज्य में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? नागालैंड, मिजोरम, असम और मेघालय, कौन सा राज्य नहीं बनाता? मिजोरम नागालैंड मेघालय म्यांमार से लगता है। ठीक है, नागालैंड नागालैंड नहीं बनाता, ठीक है। बांग्लादेश से सीमा लगने वाले राज्य कौन सा है, क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल असम सिक्किम है, नागालैंड नहीं बनाता है, नागालैंड नहीं बनाता है, ठीक है।
तीन नंबर मेघालय, होगा असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। बाद में क्या पढ़ा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आगे चलेंगे, आगे देखेंगे क्या प्रश्न है, उसको भी जरा देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? भूटान सीमा जो है भूटान के साथ नहीं लगती है। ठीक है, चलिए ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भूटान राज्य की सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम का लगता है 267 किलोमीटर। कितना लगता है भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा? 267 के साथ। तो असम के साथ, भूटान के साथ 267 किलोमीटर असम का सर्वाधिक, चीन के साथ, ठीक है, लद्दाख का सर्वाधिक, ठीक है, बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक सीमा लगता है। ठीक है, अब निम्नलिखित में कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता? तो ध्यान रखें, बिहार का सीमा भूटान के साथ देवी में नहीं लगता है। बिहार का सीमा एक ही अंतर्राष्ट्रीय देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, किसके साथ नेपाल। लगता है? छोटा सा अच्छा बच्चा नेपाल के साथ। ठीक है, अच्छा बच्चा है नेपाल। नंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या लिखा, सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों जो नीचे दिए गया है सूचीकृत विचार विमर्श हुआ कि विवादग्रस्त मुद्दे कौन कौन है? सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद निपटारा या फिर नदी जल का बंटवारा। कौन कौन चीज इसमें सही लगेगा, बताइए। नदी जल का ठीक बंटवारा है, भी है और हाँ ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ध्यान में रखिए, इसके हिसाब से बताना था। ठीक है, ए का 2, बी का 1, सी का 3, पक्का ये इसमें पूछा होगा। ठीक है, हट में दीजिए इसको, पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया कंबोजिट डायलॉग प्रोसेस के तहत वार्ता है तो कुल 6 मुद्दे निर्धारित है। ये सरक्रीक की समुद्री जल सीमा, सरक्रीक की समुद्री जल सीमा आपको कहाँ पे मिलेगा? किस राज्य में है? अरे किस राज्य में है ये? ठीक है, सरक्रीक की कच्ची सी लाइन कहाँ मिलेगा? ये गुजरात में। ठीक है, कच्छ के रण में। ठीक है, कच्छ के रण हाँ, कच्छ गुजरात में गुजरात में है। है। गुजरात। कौन भाषा बोली? ठीक है, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं बुलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पे सैन्य दलों का, ठीक है, विनियोजन शामिल था। ए सरक्रीक क्षेत्र को, बी नियंत्रण रेखा को, सी सिंधु क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। गुजरात कहाँ है देवी सज्जनों? गुजरात यहाँ पे है। सिंधु जल समझौता कहाँ पे होगा? सिंधु जल समझौता, तो सिंधु जल समझौता यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। जम्मू और सी कश्मीर कहाँ में। पे है? सी क्या है? सी सिंधु क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, बी नियंत्रण रेखा को। ये एलओसी है, क्या है ये? क्या है? सिंधु जल लद्दाख वाला हिस्सा तो जम्मू कश्मीर के ऊपर ये होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये गुजरात से तो सीधे पकड़ा जाएगा ना, कच्छ का रण यहीं पे ना गुजरात है। ये सर गुजरात भारत का सबसे पश्चिम में है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है ना, पश्चिम में है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब बताना है। ठीक है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करते हैं? म्यांमार के साथ सबसे ज्यादा कौन लगेगा? अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश। तो प्रदेश। बताइए, म्यांमार के साथ सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश। एपी। ठीक है, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के वेस्ट साथ कौन बंगाल। सा? वेस्ट वेस्ट बंगाल। बंगाल। ठीक है, चीन के साथ सबसे ज्यादा लद्दाख। सिक्किम। लद्दाख। ठीक है, असम के साथ सबसे ज्यादा, सॉरी, भूटान के साथ सबसे ज्यादा असम। त्रिपुरा। असम। हुआ। नेपाल के साथ सबसे ज्यादा बिहार। बिहार ही उत्तर लगता सर, नेपाल के यूपी है क्या? उत्तर प्रदेश। बिहार से। बिहार नहीं बिहार में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब नहीं लगती है म्यांमार के साथ? असम की सीमा। ठीक है, असम राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्यों की सीमा पाकिस्तान के, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान लगेगा क्या? हिमाचल प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगेगा देवी नहीं सज्जनों? लगेगा। नहीं किसके लगेगा साथ लगेगा हिमाचल प्रदेश की सीमा? किसके साथ लगेगा? हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ। राजस्थान, गुजरात लग जाएगा, लग जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर, देखिए अगर बात करेंगे ना, तो नए वाले राज्य में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के साथ मतलब क्या होता है, तो आपका पाकिस्तान का सीमा लगता है। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म क्या है? तो भाई साहब सबसे नेपाल के पड़ोसी में पड़ेगा सिक्किम, बिहार पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, नेपाल का सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से भी टच करता है। आप लोग विदेश गए कि नहीं? विदेश का सब पूरा इंडिया में घूरे हैं तो विदेश क्यों जाएंगे? कहाँ घूमे हैं?
पूरा भापे ने घूरे ऐसे तो विदेश पहुंच जाएंगे सर। अरे नेपाल नहीं हमारा गए, जो नेपाल भी विदेश ही है। मेरा बाल कटा है नेपाल में, गढ़ी में ही। गढ़ी माई तो आपका बीरगंज में पड़ता है, बीरगंज में। नहीं, गढ़ी माई, हाँ गढ़ी माई में मेला लगता है ना वहीं पे। मतलब बीरगंज में ना है गढ़ी माई, हाँ हाँ, बीरगंज में। रक्सौल से आगे है बीरगंज में। हम्म, हम रहे वहाँ पे, बस मतलब वो 3-4 साल रहे वहाँ पे, बिजनेस था पापा का, तो बचपन मेरा बीरगंज में ही बीता है। तीन हम चार साल बचपन हम में बीरगंज में गुजारा। हाँ, गढ़ी माई आपका पड़ता है रक्सौल जो है ना, रक्सौल। ठीक है। रक्सौल जहाँ पे आप देखेंगे, रक्सौल से पहले एक जगह पड़ता है जिसको बोलते हैं सुगौली, 1816 में हाँ नेपाल सर। के साथ वहाँ पे समझौता हुआ था 1816 में, तो सुगौली होते हुए जाइएगा तो पड़ेगा आपका रक्सौल पड़ेगा। ठीक है। रक्सौल से थोड़ा 4 से 5 किलोमीटर आगे जाइएगा ना, तो नेपाल आ जाता है। ठीक है। वहाँ पे ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ी पूजा लगती है वह नवरात्र के समय में। ठीक है, गढ़ी माई। वो ठीक है, पाँच बहुत साल बड़ा पे भीड़ होता है। 5 साल पे लगता है। वहाँ पे पशु का बहुत बलि दिया जाता है, बहुत पड़ावड़ा बहुत। पशु का बलि, बहुत 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 बहुत। बड़ा गड्ढा उसमें डाल के दिया हम्म, जाता है। अब शायद बंद हो हम्म। गया वो भी, लेकिन पहले बहुत दिया जाता था हमारे सब जब उसमें बारूल कटा था, उसमें बहुत गया था। गढ़ी माई। तो निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? 4096.7 किलोमीटर का सीमा बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर की सीमा। ठीक है। अब आगे चलेंगे तो आगे क्या है देखिए यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे क्या प्रश्न है? भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, तो कौन सा? तो रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। ठीक है। रेड क्लिफ पेशा से क्या था? रेड क्लिफ आदमी का नाम था, पेशा से क्या था पता था क्या था ये? ये वकील था। ठीक है। कौन था? वकील था। वकील था। बाद में जाके पाकिस्तान, बाद में जाके ब्रिटेन का अटॉर्नी जनरल बन जाता है ये, सरकार का बहुत बड़ा वकील बन जाता है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो बता ही देंगे, भारत पाकिस्तान। पाकिस्तान। डूरन लाइन किसके साथ है? डूरन लाइन कब आई थी? डूरन लाइन की नींव कब रखा गई? डूरन लाइन की नींव 1893 में। लूसेंट में क्या लिखा है? लूसेंट में क्या लिखा 96 है? का। हाँ, तो 96। 1896 को आप लोग काट दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? काट दीजिएगा। ठीक है। ध्यान में रखेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का नाम, सेम क्वेश्चन। तो क्या रेड क्लिफ लाइन? रेड क्लिफ लाइन कौन सी सीमा? अध्यारोपित है। अध्यारोपित सीमा क्या होता है? जब वैसी सीमा जो विदेशी ताकतों के द्वारा किन्हीं दो देशों के ऊपर आरोपित कर दिया जाए, उसको मतलब क्या बोलते हैं? अध्यारोपित सीमा कहते हैं। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का नामांकन कौन सा करता है? तो ध्यान, मैकमोहन लाइन। मोहन। कब आया था मैकमोहन लाइन? कब? 14 43 1914। 14 में। मैकमोहन है 1914, हेनरी मैकमोहन। ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैकमोहन रेखा सीमा निर्धारित बनाते किसके बीच? भारत और चीन के बीच में। ठीक है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो कौन सा? पाक जल डमरू मध्य। ठीक है। भारत के किस प्रदेश की सीमा है? तीनों देश क्रम से, नेपाल से, भूटान में, चीन से मिलते, नेपाल से भी, भूटान से भी, चीन से भी। किस कौन कौन मिलेगा? पश्चिम बंगाल चीन से मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान में रखें। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। नहीं, सिक्किम सर। अरुणाचल प्रदेश तो नेपाल से नहीं लगता ना, भूटान और चीन से केवल लगता है ना। ठीक है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से, भूटान से, चीन से भी लगती है। ठीक है। और चलिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? किसके तरफ से 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? बिल्कुल ठीक है। त्रिपुरा की बात के तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ? तो तीनों तरफ से बेचारा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का अवरोही क्रम क्या है? विस्तार का कौन सा? आरोही। आरोही मतलब सबसे कम से सबसे ज्यादा की ओर जाना है। तो क्या है? नेपाल सबसे कम। नेपाल के साथ कितना किलोमीटर बताते जाइए, कितना है? 1751। पाकिस्तान के साथ 3488। चीन के साथ? चीन के साथ 3900। उल्टा बता देगा। पाकिस्तान के साथ 3488 थोड़ी ना है। 33 चीन के 23 35-23 है। 33 चीन के साथ, इसके साथ 3488 है क्या? 88 चीन के साथ 3488 होगा सर। बांग्लादेश के साथ 496.7। ठीक है। आगे यहाँ पे इसके साथ, चीन के साथ 33-23, 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699। मुझे लगता है कोई सामान का दाम है। ठीक है। अफगानिस्तान के साथ 106, टोटल
एक सौ 15,000 151,07 151,06,7 15,000 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, चले आरोही क्रम मैंने पढ़ा। ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो ना। साइंस ना पढ़िएगा सर। साइंस एक हाँ चैप्टर सर, और ज्योग्राफी के कर देते हैं ठीक है सर। कि साइंस पढ़ा दें। साइंस आज थोड़ी ना है, साइंस तो उसमें 3 दिन ना होता है। अभी लास्ट के 3 दिन में क्या है, तो लास्ट के 3 दिन में 3 सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और आपका पॉलिटी है। तो पॉलिटी अभी नहीं कराएंगे, पॉलिटी बहुत पढ़ा है, सवेरे में भी पॉलिटी चल ही रहा है उधर। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी खींच के चलेंगे। ठीक है, जो ज्योग्राफी थोड़ा अच्छे से पढ़िए। ठीक है, बिहार एसएससी में ज्योग्राफी से 7-8 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ज्यादा वेटेज ज्योग्राफी का रहता है। आज क्लास सुबह का ना था करंट अफेयर का क्या सर? सवेरे में करंट अफेयर क्लास होता है ना, क्या नहीं होगा? रिकॉर्डिंग ना डालते हैं। मेन चैनल में हुआ था ना, वो चल तो रहा था। वो मेन से चैनल में होता है उसका। उसका रिकॉर्डिंग क्लास में क्या नहीं रहते हो? सर सेट हो जाते हैं लगाना है सर। ठीक है, याद ही नहीं रहता उसका रिकॉर्डिंग, क्योंकि कभी उसका रिकॉर्डिंग किए नहीं ना, इसलिए उसका याद नहीं रहता। ठीक है, हम लगा दिया करेंगे, याद रहेगा तो। मैसेज कर लगा देंगे दीजिएगा सर। धीरज जी आप रिकॉर्डिंग उसका। ठीक है, हाँ सर, वो हम रहेंगे तो लगा देंगे। चलिए ठीक है, आप चलते हैं भौतिक विभाजन। ठीक है, कि इकोनॉमिक्स पढ़ा दूं आज एक लेसन? पढ़ा दिए से एक लेसन। पढ़ा दी। यही लेके चलेंगे। एक टॉपिक था प्राकृतिक विभाजन, तो हो गया ना। भौतिक विभाजन पढ़ना है। ठीक है, पहला चैप्टर तो आपका निकल गया ना इसमें ज्योग्राफी का। चलिए ठीक इकोनॉमिक्स है, सब एक क्वेश्चन छूट इकोनॉमिक्स जाता है सर। देख लेता हूँ। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स है इसमें, घटना चक्र इकोनॉमिक्स है ही नहीं इसमें, डाला हुआ ही नहीं है। डाल दीजिए। घटना चक्र इकोनॉमिक्स है कि नहीं के पास? ओल्ड मेरे डाटा पास होगा। तो नहीं। देखिए है तो डाली, तो इसमें डाला हुआ ही नहीं है घटना चक्र इकोनॉमिक्स। इतिहास देखिए बीएसएससी का क्वेश्चन डाला हुआ था इसमें, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन दिखा रहा है बीएसएससी के कैसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, बीएसएससी का 2023 8/12/2023, बीएसएससी का प्रीवियस ईयर 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2020। मेंस का क्वेश्चन 2020 का आप लोग को दिखा रहा है। देखिए कैगो क्वेश्चन बनेगा आप लोग से। जीके दिखा रहा हूँ, छोड़िए, आगे की बात छोड़िए, सवाल में आंसर देगा, देखेगा कितना बन रहा है। ठीक है, या इसका मैथ का है, रीजनिंग का है। अच्छा ऐसा है क्या? Yes, sir. तो आधा अधूरा पीडीएफ है। मैथ रीजनिंग का दिया है सर इसमें। ये हमेशा अधूरा चीज ही देता है, इसलिए से गुस्सा आता है। घटना चक्र का जीएस पॉइंटर वाला है, जो ऑनलाइन है नहीं आता वो वाला है। ये डाला कोई ना, घटना चक्र कोरोना का इकोनॉमिक्स। एक मिनट डाला, ये वाला जीएस पॉइंटर नहीं चाहिए। ये तो खान सर का क्या है क्या? यही है क्या ये? कौन दिया है? आर्थिक सामाजिक विकास ना, ये तो नहीं है। घटना चक्र आर्थिक सामाजिक विज्ञान। जीएस पॉइंटर मुझे खाली ऑब्जेक्टिव दिया होगा, समझ में नहीं आएगा तो सीधा ऑब्जेक्टिव दिया होगा। खान सर का इकोनॉमिक्स है। खान सर का इकोनॉमिक्स है, भेजिए तो। खान सर का इकोनॉमिक्स सही तो है, लग रहा है सर। इठो क्या लग रहा है? घटना चक्र जो लिखा हुआ है सर उसमें दिया हुआ है सर। इठो आर्थिक बोला सर। वो नहीं है इकोनॉमिक्स में। लिखेंगे क्या?
आंसर वाला का मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आसान लैंग्वेज रहता है उसका। ये नीचे है, इसी में भेजे है ना, इसमें चल रहा है। ठीक है। आंसर कितना पेज में है? 104 पेज में। कौन कौन चैप्टर है इसमें? इसमें बिग पहले स्टूडेंट लाइफ। पहले इंट्रोडक्शन है, दूसरा जीडीपी वाला है, और फिर उसको पॉवर्टी है, फिर इंडस्ट्रिया हो जाएगा, 5 ईयर प्लान हो जाएगा, फिर उसका ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है इसमें, बजट भी है, फिर टैक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद ये घटना चक्र इकोनॉमिक्स यही है क्या? आर्थिक विकास, सामाजिक, हाँ आर्थिक तो एवं यही सामाजिक विकास वही इकोनॉमिक्स है क्या? हाँ यस सर, वही यस हाँ, है इकोनॉमिक्स, यही है यही है सर, सर। यही है। वही है वही है। देखने को हाँ जी। सर। अर्थ हाँ सर, यही है। इकोनॉमिक्स वही है, आर्थिक ही। अच्छा, हाँ वही इकोनॉमिक्स है सर। अच्छा वही है। हाँ हाँ वही है। आयता अच्छा, सब दिया हुआ है। तो कौन सा पढ़ना है? घटना चक्र पढ़ना है कि खान सर का पढ़ना है? घटना चक्र पढ़ा दीजिए। घटना चक्र पढ़ा दे? जी हाँ हाँ, सर। घटना चक्र तो पढ़ा ये घटना दीजिए। चक्र में क्वेश्चन भी हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन नहीं होगा ना? हाँ सर। इसमें अभी क्वेश्चन है लेकिन इसमें टिक नहीं लगा हुआ। हाँ उसमें घटना चक्र अच्छा है, हम पढ़े थे थोड़ा। पढ़े थे? जी पढ़े थे, समझ में वो आया? ओल्ड डाटा है ना हाँ थोड़ा। यही है। हाँ यही। 2022 का है वो तो, वो तो खान सर वाला 2020 का भेजा, उसे तो कम से कम नया ही ना है। हम्म। वो भी 22 था सर। खान सर वाला उतना अच्छा नहीं है, मतलब उतना बेनिफिट मुझे नहीं लगता कितना अच्छा नहीं है? जितना चाहिए बच्चा को उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे पास है, पढ़े थे उनका 2021-22 का था। ओहो मेरा हैंड मतलब अथी है। हम्म। चलिए ठीक है, तो करते हैं घटना जैसा आप लोग का आदेश हुआ है, इकोनॉमिक्स भी आज से करा ही देते हैं। हाँ, तो लास्ट के 3 दिन चलेंगे हिस्ट्री, और मतलब हमारा क्या चलेगा? हिस्ट्री और साइंस चलेगा। लास्ट के 3 दिन साइंस हमारा चलेगा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक चलेगा। करंट अफेयर्स और आपका क्या नाम है उसका, पॉलिटी आपका सुबह में चल रहा है, पॉलिटी। तो उसमें आप लोग हम्म जरूर आया कीजिएगा, ठीक है? हम्म। शुरू करेंगे आर्थिक एवं सामाजिक, ठीक है? आर्थिक विकास को लेकर प्रश्न रहेगा। हाँ जी यस सर, स्टार्ट कीजिए। हाँ, डिस्ट्री वाला चल रहा है, सवेरे में चल रहा है, और इधर उधर इधर भी करवा देंगे, लेकिन पहले कम से कम 4 सब्जेक्ट ले लेते, मैथ रीजनिंग वाले 6 सब्जेक्ट चालू, कम थोड़ी ना है, ठीक है? अ- हाँ, अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण एवं अविकसित थी। गांव एक पृथक इकाई थी एवं व्यवसाय वंशागुनत था। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में यह उन्नत था। भारत द्वारा उत्पादित रेशमी एवं सूती वस्त्र विश्व में उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे। यहाँ संगमरमर का कार्य, नक्काशी का कार्य, सोना चांदी के आभूषण एवं पत्थर पे तराशी का कार्य बहुत ही उत्तम किस्म का था। अतः इनका निर्यात किया जाता था। निर्यात की वस्तुओं में नील, अफीम, मसाले भी शामिल थे। इस प्रकार 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने परंपरागत स्वरूप में गतिमान था। अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? परंपरागत थी। भारत का व्यापार कैसा था? वंशागुनत था।
वंशानुगत व्यापार का मतलब क्या? आपके पिताजी जो व्यापार करते थे हम वो करेंगे, फिर हमारा आगे का जो वंशज है वो भी उसी व्यापार को करेगा। भारत का व्यापार का मुख्य आधार क्या था? तो भारत का मुख्य व्यापार का आधार जो था कृषि था। ठीक है, कृषि में मुख्यतः क्या चीज होता था? रेशमी एवं सूती वस्त्र विश्व में उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे। संगमरमर का कार्य होता था, नक्काशी के कार्य होता था, सोने के आभूषण एवं पत्थर पे तराशी के कार्य बहुत ही उत्तम किस्म का होता था। ठीक है, ध्यान रखा। साथ में इसका निर्यात भी किया जाता था। ठीक है, भारत का वस्त्र उद्योग जो था, वस्त्र उद्योग का क्षेत्र में भारत जो क्या था, उन्नत था। ठीक है, जब ब्रिटिश के भारत आने से पहले अंग्रेजों ने भारत में न केवल राज्य किया बल्कि इसको एक उपनिवेश बना दिया। उपनिवेश का अर्थ है इस देश को किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी तथा इसकी आर्थिक गतिविधियों पर उनका सीधा नियंत्रण था। भारत में 1757 से लेकर 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उसके बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने शासन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी, अल्प विकसित, गतिहीन एवं शुद्ध अर्थव्यवस्था बन गई थी क्योंकि अंग्रेज लुटेरे ने सब कुछ क्या किया था? लूट कर लूट के ले गए ले थे। गए ठीक है, चलिए आप चलेंगे देश में। किसी भी देश का विकास उस देश की क्षेत्र एवं उद्योग पर आधारित होता है। कृषि के लिए शक्ति, साख, साख मतलब क्रेडिट, पैसा। ठीक है, परिवहन आदि चाहिए, जो उद्योग के लिए मशीनरी, विपणन सुविधा, परिवहन, संदेश वाहन आदि। ठीक है, यदि कोई देश तेजी से विकास करना चाहता है तो उसे इस आधारभूत ढांचे के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगा। पहला क्या होगा? शक्ति। शक्ति कहाँ से आएगा भाई साहब? तो शक्ति कोयला से आएगा, ईंधन से आएगा, तेल से आएगा, या फिर अगर आप लोगों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तरफ जाना है तो सौर ऊर्जा और वायु को भी देख सकते हैं। दूसरा परिवहन आएगा। परिवहन के अंदर क्या आता है? तो इसमें रेल आता है, सड़क आता है, पोत होता है, वायु आता है, परिवहन, ये सारे के सारे परिवहन का साधन है। तीसरा नंबर पर संदेश वाहन। संदेश वाहन में क्या क्या आएगा? तो संदेश वाहन में डाक आएगा, तार आएगा, टेलीफोन आएगा, रेडियो आएगा, रडार आएगा, या फिर तार आएगा। ठीक है, उसके बाद बैंक की बात करें, बैंक में वित्त एवं बीमा आता है। 5 नंबर में विज्ञान एवं तकनीक चाहिए। कुछ सामाजिक मदद जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आते को बढ़ावा देना पड़ेगा। स्वतंत्रता के समय उपरोक्त सभी आधारभूत ढांचे की मतलब क्या थी? कमी थी। ठीक है, ये सारे चीजों को स्वतंत्रता के समय हमारे देश में मतलब क्या था? कमी था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो कि एक बेसिक चीज होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। आधारभूत ढांचे को, आधारभूत ढांचा के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन सारे चीज हमारे देश में उस समय, जिस समय में स्वतंत्रता मिली, उस समय नहीं था। अब देखो, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन के कॉलोनी का रूप ले चुकी थी। कृषि उत्पादन में कमी थी, किसान गरीब थे, कृषि उत्पादक विश्व के सबसे कम थे, संगठित उद्योग थोड़े से थे लेकिन बड़े शहरों में केंद्रित थे, भारी एवं आधारभूत उद्योग नहीं थे। यद्यपि ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पहलू उसके अल्प विकसित स्वरूप को बोध कराता है, किंतु नियोजन काल की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए जिनके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख कहा गया। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था कैसे विकासशील है, विकासोन्मुख मतलब विकास की ओर हम लोग क्या है? उन्मुख है। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था विकास की ओर मतलब क्या? अग्रसर है, विकसित नहीं है। विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब विकास पूरी तरीके से हो चुका है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? विकास कर रही है, एक समय के जाके कभी विकसित हो सकती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आर्थिक नियोजन को विकास का आधार बनाया गया। सभी योजनाओं का प्रमुख एवं मौलिक उद्देश्य हेतु, ठीक है, समन्वित एवं संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना रहा। नियोजन हाल में कृषि, उद्योग, व्यापार के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए तथा भारत की गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया। नियोजन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्था का ढांचा पर्याप्त रूप विकसित हुआ। बढ़ता सार्वजनिक विकास हुए, बैंक एवं बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण किया गया, सड़क एवं रेल परिवहन का विकास हुआ, कृषि की मशीनरीकरण एवं हरित क्रांति आई, औद्योगिक विस्तार हुआ, बढ़ती शिक्षा में स्वास्थ्य सुविधाएं आदि अनेक विकासोन्मुख घटक है। ये सारे चीज भारत में आजादी के बाद हमारे यहाँ पे देखने को मिला। सरकार ने देखा से मतलब वैसे चीजों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जो कि लोगों को सीधा सीधा वो चीज असर करती थी। रेलवे हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, ये सारे चीजों का, बिजली का राष्ट्रीयकरण, सबका राष्ट्रीयकरण किया गया सरकार से, ताकि प्राइवेट हाथों में ना रहे, जिससे लोगों को मतलब बहुत अधिक इफेक्ट न करे। ठीक है, भारतीय नियोजन अवधि में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन में पर्याप्त विकास हुआ। नियोजन काल में कृषि उत्पादन बढ़ा, आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई, लोहा इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, रसायन, उर्वरक आदि सभी उद्योगों का नियोजन काल में तीव्र विकास हुआ, जिससे भारत का आयात कम हुआ और विदेशी निर्भरता में कमी आई। ठीक है,
भारतीय नियोजन के मौलिक उद्देश्यों में समाजवादी अर्थव्यवस्था की झलक भी मिलती है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से समाजवादी नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था समाजवादी और पूंजीवादी के बीच की कड़ी है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता एवं शोषण को समाप्त करने के लिए नियोजन काल में अनेक कदम उठाए गए, जैसे जमींदारी का उन्मूलन किया गया। ठीक है। भूमि पर कृषि को अधिकार दिलाया गया। बंधुआ प्रथा को समाप्त कर दिया गया। बंधुआ मजदूरी की प्रथा क्या थी? जैसे आपके पिताजी ने किसी से कर्ज ले लिया, तो कर्ज ले लिया और उसके बदले में पिताजी उनके यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं, लेकिन तब तक काम कर रहे हैं जब तक आपने एक मुश्त पैसा देके कर्ज नहीं चुका दिया। एक मुश्त पैसा कभी दे नहीं पाता था लोग, उसके बदले में उनके यहाँ काम करते रहते थे। पिताजी का देहांत हो जाता था किसी का, तो उसका बच्चा भी उसके यहाँ काम करता था। बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन किया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। कब किया था? 1971 76 चेक कीजिए तो 1976 का बंधुआ मजदूर का उन्मूलन। 76। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। शाकाहारी आंदोलन का विकास किया गया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करना और किसानों को ऋण मुक्ति की घोषणा करना, ये सारे के सारे ठीक है सामाजिक कल्याण के या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था के इशारे के साथ झलक देखने को मिलता है। उपर्युक्त विकासोन्मुख तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत यद्यपि अपनी विकसित अवस्था तक नहीं पहुंच पाया, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकासशील अर्थव्यवस्था है और यहाँ आर्थिक विकास के समन्वित में योजनाबद्ध प्रयास जारी है। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? तो ठीक है, विकसित अवस्था तक नहीं पहुंच सका है। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था जो अभी भी विकास कर रही है। ठीक है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कब आया था? नहीं चेक किए? देखते हैं 1976 होना चाहिए। देखिए एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं में गतिविधियों में श्रम विभाजन, या फिर तकनीक विद एवं नौकरशाह। कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? ठीक है। तो तकनीक विद एवं नौकरशाह ये नहीं है, बाकी सारे के सारे कारण है जो कि आपको आर्थिक विकास के लिए प्रमुख है। ठीक है। आपको क्या चाहिए? तब पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन चाहिए, विशेषीकृत क्रियाएं और गतिविधियों में श्रम का विभाजन चाहिए, लेकिन तकनीक विद एवं नौकरशाह नहीं चाहिए। ठीक है। जो कि आर्थिक विकास का प्रमुख कारण नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगा? क्या बताएंगे? करंट का क्वेश्चन है, बता ही देंगे आप तक। 2030 2026 कब तक? तो 2024 तक भारत अर्थव्यवस्था का लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, जो कि 5 ट्रिलियन। हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन के आसपास मतलब पहुंच चुकी है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 2024 तक भारत, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के खंड 1 पृष्ठ संख्या 231 में लक्ष्य 2025 बताया गया, लेकिन अन्य स्रोतों के अनुसार भारत 2024 तक ही मतलब क्या करेगा? $5 ट्रिलियन का इकोनॉमिक बन जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ रहा है? कहीं कहीं कब बताया सर? 76 76 ठीक है, वही अधिनियम ही आया था। अच्छा, तो सही है। ठीक है, वही मुझे लग रहा था 76 रुपए। प्रीबी पर्स भी इंदिरा गांधी की सरकार समाप्त की थी, 1971 में की थी प्रीबी पर्स। ठीक है, आप चलेंगे आगे। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? कब तक चाहता है भारत? 2024 तक। ठीक है। अब देखिए, एक प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को, ठीक है, कथन 1 तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा वर्ष 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया। एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट सही होगा? तो ध्यान में रखेंगे इसका क्या है, तो ध्यान में रखेंगे इसका, ठीक है, ए गलत है और आर क्या है? सत्य है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी गठित कार्यदल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 29 अप्रैल 2022 को जारी किया गया। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्तापूर्ण में सुधार लाना है तथा देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध करना है। कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-25 की अवधि के दौरान देश में अवसंरचना के में कुल निवेश 111 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। उपयुक्त व्याख्या के आधार पर स्पष्ट है कि एक कथन है, एक गलत है, जबकि आर क्या है? सही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है राष्ट्रीय संस्थागत, ठीक है, पाइपलाइन सरकार द्वारा वर्ष 2020-30 की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया, जो कि गलत है। सरकार द्वारा कब एनआईपी कब तक प्रारंभ किया गया है? तो 20 और 25 के लिए प्रारंभ किया गया। ठीक है,
कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से, ठीक है, कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती है? उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ती रहती है। कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। अर्थव्यवस्थाओं को विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। ठीक है, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया के पुनर्रचना की, प्रौद्योगिकी समझते हैं ना, आईटी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको प्रौद्योगिकी के मतलब उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सारे के सारे कारण जो है सही है। उपभोक्ता की मांग अपेक्षा निरंतर बढ़ रही, इसलिए आईटी के क्षेत्र में, अब मान लीजिए आप, और आईटी ही तो है जो कि आपके घर तक मतलब सामान बहुत आसानी से उपलब्ध करवाया जा रहा है। नहीं, बहुत सारा सामान आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ढूंढिएगा तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं का प्रतिस्पर्धी बढ़त बना करने की सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाह रहा है। अर्थव्यवस्थाओं का विश्वव्यापी उदारीकरण का परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। ठीक है, इंटरनेशनल स्तर का भी कोई भी सामान आप चाहे तो आसानी से आप ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे उसका प्रयोग कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे के सारे रीजन सब क्या है, सही है। सही है। हाँ, अल्प विकसित अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता होती है। ठीक है, प्रति व्यक्ति निम्न आय होती है, पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है, निम्न आश्रितता अनुपात होता है, तृतीयक क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का मतलब होना। ठीक है, बताइए कौन है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता क्या है? क्या सामान्यतः विशेषता? ठीक है, तो ध्यान में रखें, एक और दो है। ठीक है, एक और दो जो इसका रीजन है। ठीक है, तीसरा वाला नहीं है। ठीक है, निम्न आश्रिता अनुपात ये एक नहीं होगा, और तृतीयक क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना ये भी नहीं होगा। ठीक है, केवल एक और दो जो है इसका सही है। ठीक है, एक दो में क्या था, तो एक दो में इसका सही है। मतलब देखिए, अल्प विकसित शब्द सामान्यतः उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है जो उस देश के लोगों का रहन सहन का स्तर काफी मतलब निम्न होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि वहां पे उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का निम्न पाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए वहां पे क्या है, जनसंख्या क्या है, ज्यादा है और इनकम कम है। जब इनकम कम है, जनसंख्या ज्यादा है, तो पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम हो ही जाएगा। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के दो विशेषता है, एक क्या है, वहां पे निम्न प्रति व्यक्ति आय होगी और निम्न जीवन स्तर होगा, जनसंख्या वृद्धि की दर ऊंची होगी, बेरोजगारी में अल्प रोजगार ऊंचा स्तर होगा, कृषि क्षेत्र का आधिपत्य होगा। ठीक है, पूंजी निर्माण की दर निम्न होगी, आय की विषमता आदि होगी। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसका है, तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का ये सारे के सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा क्या है, तो आय का अल्प विकसित देश का मतलब ये सारे के सारे मतलब अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का सारे के सारे एग्जाम्पल है। 7 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है? तो ध्यान में, विकासशील श्रेणी में क्या है, तो देखेंगे कृषि का मुख्य व्यवसाय, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मानव पूंजी के निम्न गुणवत्ता, प्रोटीन के प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। ठीक है, क्या है, तो ध्यान 1 2 3 मतलब कृषि की प्रमुख व्यवसाय, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मानव पूंजी का निम्न गुणवत्ता, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन अगर उच्च होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील में नहीं रहेगी, कैसी हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। ठीक है, अगर लोगों को प्रोटीन बहुत ही आसानी से मिल जा रहा है तो विकसित अर्थव्यवस्था का होगा, भारत जैसे विकासशील देश का नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखें, यहाँ पे लिखा भी होगा। आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षण है, क्या है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हमारा है, पूंजी निर्माण की निम्न दर है, अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि है, बेरोजगारी हमारे यहाँ है, प्रति व्यक्ति आय हमारे यहाँ निम्न है, औद्योगिक पिछड़ापन है, तकनीकी पिछड़ापन है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम लोग पिछड़े हुए। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारी हमारी निर्भरता किसी आयात के ऊपर बहुत ही ज्यादा हम निर्भर है, पेट्रोलियम का बहुत ही ज्यादा निर्यात आयात करते हैं, बाहर से बहुत सारा टेक्नोलॉजी से संबंधित सामान का भी हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं। निरक्षरता भी हमारे यहाँ है। ठीक है, हमारे यहाँ मुश्किल से अगर पूरा देश में निकालेंगे तो मात्र देखें 73-74% लोग ही मतलब पढ़े लिखे हैं। ठीक है, जबकि कितनी रहनी चाहिए, यूरोपियन देश में देखेंगे तो 98-97% लोग जो होते हैं वहां पे पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, 99 भी होते हैं। ठीक है, तो बहुत कम। ये सारे के सारे लक्षण जो है हमारे देश के, ठीक है, हमारे देश के किसके लक्षण है, तो ये हमारे अर्थव्यवस्था के लक्षण है। ठीक है, हमारे देश के अर्थव्यवस्था के लक्षण है। आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जाती, कैसे वर्णित की जाती, तो भारत की अर्थव्यवस्था विकसित है या फिर विकासशील है, कैसी अर्थव्यवस्था है हमारी, कैसी अर्थव्यवस्था है, विकसित। किधर से कौन विकसित बोला, किधर है, विकासशील किधर, है। विकासशील है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होते हैं, मतलब सरकारी कंपनी के साथ साथ
प्राइवेट कंपनियां भी साथ मिलकर काम करे तो कौन सा होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। जहां पे सारे चीजों के उत्पादन की जिम्मेवारी सब सरकारी कंपनी के पास होगी उसको क्या बोलेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। और जहां पे सारे चीज की उत्पादन की जिम्मेवारी किसी प्राइवेट कंपनी के पास होगी उसको कौन सा अर्थव्यवस्था बोलेंगे? तो उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, सर मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे सुंदर उदाहरण कौन सा देश है? तो मैं बोलूंगा इसका सबसे सुंदर उदाहरण भारत है। आप बोलोगे चलो सर समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे सुंदर उदाहरण कौन सा देश है? तो मैं बोलूंगा उसका सबसे सुंदर उदाहरण रसिया है। आप बोलोगे सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे सुंदर उदाहरण कौन सा देश है? तो पूंजीवादी का सबसे सुंदर उदाहरण की बात करेंगे तो यूएसए अमेरिका है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, भारत में क्या है, दोनों अर्थव्यवस्था साथ में मिलकर काम करती है, इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या है, एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो सब भाग जाएंगे। ठीक है, और कहेंगे इकोनॉमिक्स एग्जाम में बनता नहीं। अरे बनता इसलिए नहीं क्योंकि पढ़ना ही नहीं चाहते हो। पढ़ना क्या है, पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना, मजा आता है। ठीक है, तो एग्जाम में वही मजा उसी का बनता है। इकोनॉमिक्स में सबके सबके नंबर 0 आता है। ठीक है, रीजन नहीं है, थोड़ा सा बोर लगेगा लेकिन सीखना तो पड़ेगा। ठीक है, अब पूंजीवादी मिश्रित और ये सब नहीं समझ में आता है, दिक्कत हो रही है, ये सब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आगे तो और भारी भारी आएगा, तो उसमें कैसे समझेंगे? अब मैं एक चीज बता दूं, जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है ना, उसमें बाजार को नियंत्रण करने के सरकार में कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे ना, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीयकरण सरकार के हाथ में होता है पूरी तरीके से। ठीक है, देश में कौन सा कंपनी का दूध चलेगा, ठीक है, कौन डिसाइड करेगी? सरकार डिसाइड करेगी। पूरे देश में एक ही कंपनी का दूध चलेगा क्योंकि सरकार के द्वारा डिसाइड है, दूसरा कोई कंपनी का दूध नहीं बिकेगा। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हजारों कंपनियां आपके पास ऑप्शन होगी। ठीक है, सुधा है तो कुछ है तो कुछ है, जो मन करना है सो खरीद लो। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होगी, सरकार भी डिसाइड करेगी। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और मतलब, ठीक है, सरकार और प्राइवेट कंपनियां एक साथ काम करेगी। सरकार बोलेगी कि देखो भाई दूध क्या है ना, डेली डेली यूज का चीज है, इसलिए तुम प्राइवेट कंपनी हो, दूध तुम बना रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका कीमत जो है ना कंट्रोल करके रखो। इसका कीमत 200 रुपए किलो मत करो ताकि लोग खरीद ना पाए। ठीक है, तो देखिएगा सुधा कैसी कंपनी है, ठीक है, अमूल कैसी कंपनी है। ठीक है, ये आपका कैसा है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल सेट कर किए हुए कंपनी है, पर सरकार इसको कंट्रोल करने का काम करती है। लेकिन शेयर किसका है, इसमें प्राइवेट शेयर भी है। ठीक है, सब कुछ है कि नहीं है? समझ रहा है ना? देखिए अमेरिका, जब रसिया में चले जाइए, रसिया में सरकार ये भी डिसाइड करती है आपको आपको टोपी कौन सा पहनना है, आपको कपड़ा कौन सा पहनना है, अब ग्लोव्स भी बनेगा देश में, कैसा ग्लोव्स बनेगा, जूता कैसा बनेगा, किसके लिए कौन सा जूता बनेगा, देयर आर नो ऑप्शंस। ठीक है, सरकार एक चीज को डिसाइड कर दिया पूरे देश में चलेगा। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होता है पूरी तरीके से सरकार के पास, उसका केंद्रीयकरण का हाथ में होता है। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार कहती है भाई देखो हमको क्या काम करना, हम मेरे को काम है ना सरकार चलाना, कंपनी चलाना कंपनी का काम है, कंपनी डिसाइड करे उसको क्या बेचना है नहीं बेचना है। ऐसे कंडीशन में कंपनी खुला साठ हो जाता है और ऐसे कंडीशन में कंपनी क्या करेगी, मनमानी कीमत लोगों से वसूलना शुरू करेगी। ठीक है, तो इसीलिए कैपिटलिज्म का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, ठीक है, देखिएगा हमेशा लोग मतलब क्या करते हैं, विरोध करते हैं। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, भारत में कहते हैं देखो हमारा काम तो सरकार चलाना तो है ही, लेकिन भारत एक समाजवादी देश है, गांधी का देश है। ठीक है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसलिए हमने क्या किया, हमने मतलब क्या क्या अर्थव्यवस्था के उत्पादन के संसाधनों का विकेंद्रीकरण पर आधारित कर दिया। ठीक है, ध्यान में समाज गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था के उत्पादन संसाधन के विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है। अतः इस आर्थिक प्रणाली में स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता का बल देते कुटीर उद्योगों का भी बढ़ावा दिया जाता है, जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना भी किया जाएगा, जो कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था का पार्ट है। लेकिन भारत किसका एग्जाम्पल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का मतलब अस्तित्व होता है। लेकिन गांधी जी कैसा बोलते थे, गांधी जी बोलते भाई साहब हमको ना गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था बनाना था, जिसका मतलब जिसका सेंटर कहाँ पे होगा, जिसका सेंटर गांव में होगा। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्या तत्व पर है, तो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की विद्वानता मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, पता ही आपको। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो क्या अर्थ है, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो है, यही मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या है, लक्षण है। ठीक है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, गांधी जी किस तरह की अर्थव्यवस्था चाहते थे, तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किसका रूप है,
तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का रूप है, ठीक है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था को गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंट्रोल करती थी, क्योंकि गांधीवादी अर्थव्यवस्था विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे आधारित थी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाएगा एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। क्या होगा सही उत्तर इसका, देवियों से सुनो। श्रम एक के श्रम आधिक्य वाली, आधिक्य। बिल्कुल। हमारे यहाँ भाई साहब काम कम है, करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए क्या पिया जाता है, इसीलिए हमारे यहाँ कौन सी बेरोजगारी मिलती है, छिपी हुई बेरोजगारी मिलती है। टेलीग्राम पे पढ़ने वालों की संख्या कम है, पढ़ाने वालों की संख्या ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से देखिएगा, कोई खेत में देखिएगा एक आदमी काम कर सकता है, लेकिन देखिएगा 5-5 आदमी लगा हुआ है, जबकि वो काम कितने आदमी से हो सकता है, एक ही आदमी उस काम को पूरा कर सकता है, लेकिन करने के लिए कितना आदमी है, 5 आदमी लगा हुआ है उस काम में। तो 4 आदमी क्या है, क्या है वो 4 आदमी, वो 4 आदमी काम कर रहा है, लेकिन काम करते हुए भी वो बेरोजगार है, क्योंकि वो काम किसके द्वारा पूरा हो सकता है, एक ही आदमी के द्वारा वो काम को पूरा किया जा सकता है, लेकिन फिर भी 5 आदमी मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, कर रहा है ना। चलिए, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझा जाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का क्या होगा, ध्यान में रखेंगे, इनमें से कोई नहीं दिया है। निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत, ये आधुनिक आवाज कहाँ से आ रहा है, आर के रहा है, माइक बंद कीजिए आप, ठीक है। आय की असमानता, वेतन, उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है। क्या हो, निम्नलिखित में से कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। भाई साहब ये आंसर लिया है, क्यों लिया ये आंसर, भारत की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है, तो आय का असमान वितरण ये तो ठीक है, उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, ये भी सही है। देख लेता हूं, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित विशेषता, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति आय के राष्ट्र धीमी दर, ये भी, जनसंख्या का भारी दबाव, गरीबी का अस्तित्व है, कृषि पर निर्भरता है, बेरोजगारी की अधिकता है, तकनीकी कौशल की कमी है, साक्षरता की निम्न दर है, रूढ़िवादी परंपरावादी समाज है, बिल्कुल। विकास के लिए योजना बनाया जाता है, योजना पर व्यय किया जाता है। राष्ट्रीय आय की धीमी दर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय आय की धीमी दर, धीमी वृद्धि दर पे भारतीय संदर्भ में सही नहीं है। धीमी वृद्धि दर कहाँ है, धीमी वृद्धि दर, अच्छा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, अच्छा ये गलत लिया है, अच्छा ठीक है। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जाए कि भारत में अल्प विकसित देश है, हालांकि भारत अब विकासशील देश का दर्जा प्राप्त कर चुका है, ठीक है। अब बहुत सारे देश तो कहते हैं भारत को जो विकासशील देश का दर्जा जो दे रखे हैं गलत है, ठीक है। भारत को विकसित देश का दर्जा दो, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, ठीक है। लेकिन भारत जो है सिर्फ विकसित देश का दर्जा नहीं लेना चाहता है, क्यों नहीं लेना चाहता पता है आपको, भारत नहीं चाहता सब विकसित देश का दर्जा ले, रीजन क्या है पता है, क्या रीजन है, नेता को घाटा हो जाएगा। नेता को नहीं घाटा होगा। देखिए, अगर आपका देश अगर विकासशील या फिर अल्प विकसित देश है ना, तो आप दूसरे देश के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो आपको ट्रेड में बहुत ज्यादा छूट दिया जाता है, ठीक है। ट्रेड एंड टैरिफ में बहुत ज्यादा छूट दिया जाता है। भारत का सामान, ठीक है, अमेरिका में अगर बिकने जाएगा तो भारत विकासशील देश के कैटेगरी में भारत के सामान पर ज्यादा टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, तो भारत का सामान उस देश में ज्यादा बिकेगा, हमारा व्यापार ज्यादा होगा। WTO भी हमारे देश के व्यापार को बढ़ावा देगी, हमारे ऊपर ज्यादा टैक्स वगैरह इसे नहीं इंट्रोड्यूस करवाएगी। लेकिन अगर हमारा देश अगर विकसित देश की कैटेगरी में आ जाएगा, तो वही व्यापारिक छूट जो हमको जो मिलता है वो सब मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए भारत के संदर्भ में यही है, भारत हमेशा विकासशील देश बन के ही रहे, ठीक है। चाइना बहुत विकसित हो चुका है, लेकिन अपने आप को अभी भी वो विकासशील देश कहता है। चाइना गधा तो नहीं है, उसको भी तो शौक है विकसित देश कहलाए। लेकिन चाइना अगर विकसित देश कहला जाएगा, तो उसको जो सस्ते सस्ते सामान जो दुनिया के कोने कोने में पहुंचते हैं, उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ लग जाएगा, वो सामान क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। जब महंगा हो जाएगा तो चाइनीज सामान कोई क्यों खरीदेगा, नहीं खरीदेगा ना, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी देश, ठीक है, अल्प विकसित है या फिर जो विकासशील है, तो उसको व्यापारिक सुविधाएं प्रदान किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि वो देश भी आगे चल के विकसित बने और दुनिया के अन्य देशों के साथ कदम में कदम मिला के चले, ठीक है। इसलिए ज्यादातर देश जो है, जो कि अब विकसित हो भी गए, वो खुद को भी मतलब कहते हैं ना हम विकासशील ही ठीक है, जैसा कि चाइना और भारत। चाइना भी अपने आप को विकासशील देश की कैटेगरी में ही काउंट करता है, ठीक है।
यस सर। समझ रहे हैं ना। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? कृषि की प्रधानता है भारत में, यस उद्योगों की सर। प्रधानता है, वृहद बेरोजगारी है, न्यून प्रति व्यक्ति आय है। ये चारों सही है कि केवल एक तीन और दो चार सही है? बताइए कौन सही है? चारों सही है नहीं, सर। चारों के उद्योगों की प्रधानता सही है भारत में? उद्योगों की प्रधानता है? नहीं है ना। तो कैसे ठीक है, दिए? एक तीन और चार सही है। ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक है, मेरा बैटरी डाउन हो गया, लाइट भी कटी हुई है। लगता पहला बार अभी तक हमारा लैपटॉप शट डाउन होगा। कौन देश सा की कंपनी वृद्धि का में सर? निम्न कंपनी लेनोवो का है मेरा। अच्छा था। सस्ता सुविधा में मिल गया था, वो 35-36 हजार रुपया इन्वेस्ट करके ठीक ठाक मिल गया था। केवल हम पढ़ाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद छूटे भी नहीं है इसको। हमको कोई काम का ही नहीं लगता है लैपटॉप, हमको बर्डन टाइप का लगता है। चलो पढ़ाने के समय यूज होता है, ठीक है, और कोई काम का नहीं होता। बाकी सारा काम मेरे मोबाइल से हो जाता है, ठीक है, टोटल काम मेरे मोबाइल से हो जाता है, ठीक है, केवल ये पढ़ाने में काम आता है। देश की वृद्धि के निम्न में से कौन सा आर्थिक तत्व है? ठीक है, तो सामाजिक व्यवहार अनार्थिक तत्व है, ठीक है, मतलब आर्थिक नहीं है, ठीक है, तो सामाजिक व्यवहार अनार्थिक बल्कि प्राकृतिक संसाधन, पूंजी संसाधन, ठीक है, शक्ति संसाधन, सारे के सारे आर्थिक तत्व में आएंगे। ठीक है, देखिए आर्थिक तत्व में क्या आता है? प्राकृतिक साधन, श्रम शक्ति जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीकी नवाचार, पूंजी उत्पाद, संगठन। ठीक है, आप देखेंगे अनार्थिक में का सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतरराष्ट्रीय घटक, वैज्ञानिक घटक। तो क्या व्यापार के लिए केवल आर्थिक तत्व चाहिए कि भाई साहब दोनों चाहिए? क्या चाहिए? दोनों को दोनों चाहिए, आर्थिक और अनार्थिक तत्व दोनों चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे व्यापार के लिए, व्यापार के लिए दोनों चाहिए। ठीक है, आपको इस्लामिक देश में जाके बोलेगा से हम HDFC के बड़का बैंक खोलेंगे तो बोलेगा भाई साहब इस्लाम में तो धन संचयन करना ही मना है। ठीक है, धार्मिक तत्व वहां पे बाधा आएगा, कोई बड़े बड़े कंपनी को वहां पे आने ही नहीं देगा। ठीक है, बहुत बड़ा करप्ट कंट्री रहेगा, भ्रष्ट कंपनी रहेगा, तो वहां पे कोई कंपनी जाएगी तो बोलेगा ठीक है कंपनी खोलना कोई दिक्कत नहीं। कितना लगा रहे हो? 10 करोड़। तो चलो ठीक है 2 करोड़ इधर NOC के लिए मुझे बढ़ाओ। ठीक है, राजनीतिक घटक भी बहुत अधिक प्रभावित करती है किसी देश में कंपनी को संचालित करने के लिए। ठीक है, अगर वहां का ब्यूरोक्रेट लीडरशिप अगर करप्ट है तो वहां पे कभी भी कंपनी आगे बढ़ेगी ही नहीं। ठीक है, इसलिए आर्थिक और अनार्थिक तत्व दोनों ही चाहिए इसी देश के अर्थव्यवस्था का बहुत ही ज्यादा बढ़ने के लिए। इसलिए भाई साहब कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है? ईज ऑफ बिजनेस डूइंग रिपोर्ट। इस देश में बिजनेस, वो भी सर बंद कर दिया, इसमें चाइना ने पैसा उसा देके इसको IMF प्रभावित जारी करने की करता है। कोशिश किया था, तो बंद कर दिया ना चाइना, पैसा उसा देके अपने इधर हाँ, मतलब उसको हमेशा डिसकंटिन्यूट कर झुकाने दिया, की बंद हो गया वो। डिसकंटिन्यू कर दिया। बहुत सारे देश बोला था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डूइंग में हमको अच्छा रिपोर्ट दे दो, जब उसमें बढ़िया रिपोर्ट होता है तो कंपनी उसके तरफ, दुनिया की जो अंतरराष्ट्रीय कंपनी जो होती मल्टी झुकाव रखती थी, उस देश की तरफ बढ़ती थी। तो चाइना उसमें दिमाग लगा दिया, IMF को बोला पैसा ले लो, हमको हमेशा अच्छा दिखाओ ताकि कंपनियां, विश्व की कंपनी हमारे तरफ आएगी। बाद में बहुत सारे देश को पता चला, तो पता चला इसको बहुत हेरफेर हो रहा, हल्ला किया गया। IMF बोला गया आज से हम बंद करते हैं इसको, ईज ऑफ बिजनेस डूइंग बंद हो गया, जो कि IMF के द्वारा जारी होता था। तो ईज ऑफ हालांकि बिजनेस पूछ डूइंग लेता है किन अभी भी चीजों पे एग्जाम में। ध्यान रखती है? किन यही सारे चीजों पे ध्यान रखती है, किस देश में व्यापार करने का माहौल है कि नहीं। टाटा की नैनो कंपनी बेचारा पूरा सब कुछ स्थापित करने के बाद भी उसको पश्चिम बंगाल से भागना पड़ा, जबकि गुजरात में कोई कंपनी जाती है 2 से 3 दिन के अंदर में उसको NOC क्यों मिल जाता है? मिल जाता है, दोनों में कुछ ना कुछ अंतर तो है। तो राजनीतिक कारण ही तो यहाँ पे विवाद का रीजन बन रहा है ना, राजनीतिक और सामाजिक संगठन ही तो विवाद का रीजन बन रहा है। समझ रहे हैं ना। कोई कंपनी झारखंड में बड़ा सा टाटा का कोई फैक्ट्री लगा रहा है तो उसे जल्दी NOC मिल जाएगा या फिर गुजरात में NOC मिल जाएगा? कहाँ पे मिलेगा जल्दी NOC? जाहिर सी बात है गुजरात में मिलेगा, झारखंड के सरकार के पास जाएगी, झारखंड की सरकार देखेगी भाई साहब SC ST का जमीन तो आ रहा है, नहीं नहीं रहा है, झारखंड जनजातीय क्षेत्र है, साला NGT से किस किस से मतलब सब कुछ करवाना पड़ेगा। कंपनी उलझ के बोलेगी भाई साहब प्रणाम कहते हैं, मोदी जी बुला रहे, गुजरात में जाएंगे 2 मिनट में मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई कंपनी कहाँ जाएगी जल्दी, गुजरात में जाएगी कि झारखंड में जाएगी? तो ये सारे कारक जो होते प्रभावित करते किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो विकासशील है। ठीक है, निम्न से कौन सा आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए एक भाग नहीं है? ठीक है, तेल के क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, न्यायिक प्रणाली में सुधार, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार। ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन
में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए एक भाग नहीं है। दूसरा वाला बोला तेल, सार्वजनिक, न्यायिक, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार। तुक्का मारिए कौन सा न्यायिक सही लग रहा है आप प्रणाली। लोग को। न्यायिक प्रणाली में सुधार, देखता हूँ क्या सही है क्या आपका। बिल्कुल ठीक है, सही है। न्यायिक प्रणाली में सुधार छोड़कर बाकी सभी विकल्प द्वारा सरकार का चिन्हित सेकेंड जनरेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स रिफॉर्म के भाग है। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? ठीक है, व्यक्ति और राज्यों के हितों का राज्य सुरक्षा। दोनों। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों का सुरक्षा करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जैसे पब्लिक और मतलब ठीक है प्राइवेट। इसीलिए कौन सी कंपनी जो होती है इसको कौन सा मॉडल पे चलती है? क्या बोलते हैं? पीपीएल। पीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन सा क्या बोलते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी होता है। पीपीपी होता है, सॉरी पीपीपी। पीपीपी होता है पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट पार्टनर। पब्लिक पार्टनरशिप। कहने का मतलब क्या? पब्लिक कहने का मतलब क्या? सार्वजनिक। सरकार। हाँ, मतलब सरकार। सरकार कह लीजिए, सार्वजनिक कह लीजिए। प्राइवेट का पीईपी का मतलब प्राइवेट कंपनियां, ठीक है, पार्टनरशिप दोनों मिलकर चलती है। बैंक किसका उदाहरण है? पीपीपी का ही उदाहरण तो है कि नहीं है? ठीक है, आप देखिए बहुत सारा सर रेल वगैरह में इस समय भी घूम रहा धीरे धीरे। ठीक है, तो इसी तरह पहला लेसन समाप्त हुआ। राष्ट्रीय आय जो है कल हम लोग देखेंगे। इकोनॉमिक्स में कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को पढ़ा दूं, ठीक है। लेकिन देखिए देवियों सर 18 आदमी थे, इकोनॉमिक्स के नाम पे 8 आदमी भाग गए। तो जिसने शुरुआत करवाया था वही भाग गया, कहाँ गए वो बताइए? कहते इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसको ढूंढ के लाए। उसे